उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के इस संस्कृति कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है, जैसे कि पहले वास्तुशास्त्र परिचय के संदर्भ में हम कुछ बातें कर रहे थे, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। और जो वास्तुशास्त्र के विषय में जो इसके पहले उस भाग में हमने ये बताया कि मूल रूप में वास्तुशास्त्र की जो अवधारणा है वह अवधारणा आवैदिक काल से प्रारंभ होती है और वास्तुशास्त्र का जो मूल आधार है वह वेद है। और वेद में भी जो उपवेद है वो स्थापत्य वेद है। और वेद का जो उद्देश्य है, वेद का उद्देश्य हमेशा व्यक्ति को, समाज को एक व्यवस्थित करने की दृष्टि से वह ज्ञान को आगे बढ़ाता है। और जो वैदिक ज्ञान है वह वैदिक ज्ञान स्थापत्य वेद के संदर्भ में जब आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते बढ़ते जब वो समाज में आने लगा तो आदिकाल में जिस समय कोई भी आवासीय व्यवस्था मनुष्य के पास नहीं रही होगी, उस समय मनुष्य ने जब आवास की व्यवस्था को प्रारंभ किया होगा तो उस दृष्टि को ध्यान में रख कर के उन्होंने अपनी जो व्यवस्था बनाई होगी वह एक जिस रूप में जो जहाँ था दिग्देश काल के अनुसार उसने प्रारंभ किया होगा। ये हर प्राणी, कोई भी प्राणी जब अपने आवास की व्यवस्था करता है तो उसको उसी प्रकार से वो प्रारंभ में प्रारंभ करता है। परंतु जब धीरे धीरे कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद फिर उसमें जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, तब उसका विमर्श प्रारंभ होता है। और उस विमर्श के बाद तब शास्त्र की एक अवधारणा होती है और अवधारणा के बाद फिर उसको व्यवस्थित करने की बात आती है। इसी व्यवस्था क्रम में जो वेद है, वेद का जैसे कि मैंने आपको पहले उद्देश्य बताया था कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहाराय अलौकिकम उपायम वेद्यति असो ग्रंथो वेदः। अलौकिक उपाय को बताना है। उपाय बताने का अभिप्राय यह है कि यहाँ कोई न कोई समस्या, कोई न कोई दुख है, कोई न कोई कष्ट है, उसके लिए उपाय बताना है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली जितनी भी उलझने हैं कहाँ से आती हैं, इसके बहुत से धाराएं हैं, बहुत सी दिशाएं हैं और बहुत से अवयव हैं जहाँ जहाँ से व्यक्ति के आपदा का, उनकी परेशानियों का, उनके दुखों का कारण खोजा जाता है। इसी क्रम में जब ज्योतिष शास्त्र को यह दायित्व दिया गया कि आप समाज में फैली हुई जितनी भी इष्ट और अनिष्ट का ज्ञान करना है, उस इष्ट अनिष्ट के ज्ञान करने में वास्तुशास्त्र का भी एक विकास हुआ कि जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है, जहाँ व्यक्ति का वास है, क्या वह वास स्थान उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। इस पर जब विचार प्रारंभ हुआ तो इसको विचार करने की दृष्टि से सबसे पहले 5 चीज़ों का सर्वाधिक विचार शुरू हुआ, जिसको हम 5 महाभूत कहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन 5 चीज़ों का विचार प्रारंभ हुआ। इन 5 चीज़ों के विचार करने के बाद फिर उसमें विचार प्रारंभ हुआ कि भाई हमारे यहाँ जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जैसे मूल रूप में सौर ऊर्जा है, सूर्य की या जो क्या व्यवस्था है, दिशाओं का क्या है, गुरुत्वाकर्षण का क्या है, बहुत से इस प्रकार की बातें, चुंबकीय शक्ति का क्या है, इन बिंदुओं पर भी विचार हुआ। तो मूल रूप से अगर हम विचार करें तो 5 महाभूत और 5 महाभूतों के बाद प्राकृतिक शक्तियाँ, जिसमें पहली गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है और सौर ऊर्जा है। तीसरा इसमें एक आता है दिग, देश और काल। जिस देश में हम बैठे हैं उस देश में काल और दिशा का अनुसार भी फल का निर्धारण किया जाता है। और विशेष रूप में वास्तुशास्त्र, जैसे कि आप जानते होंगे, आज की जो प्राय देखा क्या जाता है कि आज की दृष्टि में जो भी वास्तुशास्त्री समाज में दिखाई दे रहे हैं
उन वास्तुशास्त्रियों ने सिर्फ एक ही पक्ष को पकड़ रखा है और वह पक्ष है दिशा, दिग। वो दिग की बात करते हैं। कहीं भी वास्तुशास्त्र के मूल सिद्धांत दिखाई नहीं देते हैं, मूल अवधारणा दिखाई नहीं देती हैं। पृथ्वी का विचार कैसे करना चाहिए, वायु का विचार कैसे करना चाहिए, जल का विचार कैसे करना चाहिए, आकाश का विचार कैसे करना चाहिए। जो 5 महाभूत हैं, उन 5 महाभूतों के विचार में वास्तुशास्त्र क्या कहता है, इसके विषय में आज समाज में कोई भी अवधारणा या कोई भी विमर्श जो सामान्यतया समाज जो वास्तुशास्त्री दिखाई दे रहे हैं वो इस बात को नहीं कहते हैं। जबकि जहाँ व्यक्ति रह रहा है भौतिक दृष्टि से 5 महाभूतों की वहाँ पर क्या उनका सम्मिश्रण है, क्या अनुपात है। विशेष करके अनुपात का बहुत बड़ा महत्व है। किस अनुपात में वहाँ पर आकाश है, अर्थात अगर हम कोई कक्ष बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग के बाहर या उस बिल्डिंग के अंदर जो खाली जगह है जिसको हम आकाश कहते हैं, सामान्यतया जो घर का अंदर का खुला हुआ स्थान होना चाहिए वह कितना है, या घर के बाहर का खुला हुआ स्थान कितना है। इस आकाश का विचार करना, यदि जब तक हम आकाश का विचार नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति उसमें क्या सुख पाएगा अथवा नहीं, ये भी बहुत विचार। आज क्या देखा गया है और देखा जा रहा है कि लोगों ने इस आकाश का विचार बिल्कुल बंद कर दिया है। जो घर में है, जो घर बनाते हैं, हमने पड़ोस के घर से बिल्कुल सटा के अपना घर बनाना शुरू कर दिया, हमने सड़क से एकदम सटा के अपना घर बनाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे घर के चारों तरफ का जो एक आकाश था, जो एक खुली जगह थी, वो खुली जगह बंद हो गई। वो उस खुली जगह के बंद हो जाने से हमारी जो आवासीय व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा आवास है, वो बहुत बड़े खतरे में पड़ गया है। और वहाँ पर लोग रह तो रहे हैं, परंतु वो उनका जो अनुपात हुआ रहने के लिए वो सुखप्रद नहीं होगा। तो आकाश का वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छा विचार किया गया है, बहुत अच्छा विचार दिखाई देता है। और आकाश के बाद वायु का वर्णन आता है। जब वायु का सम्मिश्रण है, घर में वायु का आना, वायु का जाना, वायु का विचरण, वायु का ठहरना, और दिशा हवा का क्या उसके घर में विचार है, इस पर भी ठीक ढंग से विचार होना चाहिए। हमने आज हवा को, जो प्राकृतिक हवा बाहर से आने वाली होती है, उसको हमने बंद कर दी। खिड़कियां हम बंद रखते हैं, दरवाजे हम बंद रखते हैं, और उसके साथ साथ हम एसी कर देते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय, हम प्राकृतिक हवा को बंद करके हम एक कृत्रिम हवा को अपने घर में बुलाते हैं, और उसमें रह करके हम यह सुख का अनुभव करते हैं। हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। पृथ्वी, उसके बाद आता है आकाश, वायु और अग्नि। उसके बाद तेज का स्थान आता है। तेज का मतलब है एनर्जी। उसको घर में कितना एनर्जेटिक घर होना चाहिए, घर में जो मूल रूप में जो घर की आभा है। अगर आपको ये कहा जाए कि जो एक तेज है, तेज का जो तन्मात्रा है, तेज की तन्मात्रा है रूप। अगर हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति के रूप में, किसी भी घर के रूप में, किसी भी कक्ष के रूप में, जैसे ही वो हमको अवलोकित होता है, अवलोकित होते ही उसमें रहने वाली जो आभा है, उसमें रहने वाला जो तेजत्व है, उसमें रहने वाली जो शक्ति है, उसके रूप से ही यह पता लग जाता है ये व्यक्ति, ये घर, ये स्थान कितना ओजस्वी है, कितना तेजस्वी है, यहाँ पर एनर्जी का फ्लो क्या है। ये हमने आज धीरे धीरे ये चीज़ें भी हटा दी हैं। उसको हम थोड़ा सा, आज का जो संदर्भ है, लोग उसको डेंटिंग पेंटिंग करके उसको बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु उसके पहले 2 चीज़ें, आकाश का और वायु का, हमने वहाँ विचार नहीं किया। इसलिए थोड़ा सा डेंट पेंट के रूप को तो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, पर कोई अर्थ नहीं रहता है। इसके बाद हमारे पास आता है जो एक अग्नि के बाद आप जल की व्यवस्था आती है। जल कहाँ से आना चाहिए, जल कैसा होना चाहिए, उसकी भी कोई विचार नहीं किया जाता है। और उसके बाद आता है पृथ्वी का मतलब भूमि। जिस भूमि पर हम रह रहे हैं उस भूमि पर कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए, इन तत्वों के विषय में भारतीय वास्तुशास्त्र में बहुत वर्णन आया है। इस वर्णन के साथ साथ हम आपको इसके बाद धीरे धीरे एक एक तत्व के विषय में कभी हम विचार करते हुए आपको बताते हुए चलेंगे। आज के कार्यक्रम में मैं आज इतना ही कह करके आप लोगों से अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ, और आपको सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।